मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ईएमआई। देखो बेटा, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआई। क्लियर? अब देखो, इस चैप्टर ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके पहले जो हमने सीखा है उसमें अभी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी है, एक आध लेक्चर लगेगा, तो वो शेड्यूल्ड है आगे और आगे, क्योंकि अभी हम पढ़ा भी देंगे तो आप तुरंत भूल जाओगे, इसलिए उन टॉपिक्स को हम लोग लास्ट में सीखेंगे और प्रॉपर उसके लिए भी हम लोगों ने शेड्यूल बनाया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर? चलिए, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब पूरा A to Z जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स में, बहुत कम बताऊंगा। एक्चुअली में ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था A to Z वही है, कहीं सिंगल डिफरेंस नहीं है। ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंस लिखने में तो रहेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको याद होगा क्या डेफिनेशन थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर टू अ क्लोज सरफेस, number of electric field lines passing perpendicular to a surface is called electric flux associated to that surface। यहां पे जहां जहां इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है वहां पे मैग्नेटिक लिख देना है, that's all। क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसको लिखते कैसे हम लोग को देखिए, ये मैंने ऐसा ही सेम डायग्राम वहां पे बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी की जगह वहां पे ई वेक्टर था। तो ये एक सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, क्लियर? बी वेक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं अभी, या जैसा भी हो, अपन को तो पहले यूनिफॉर्म हो या ना हो, अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपन सबसे पहले डीए से, इतना बड़ा सरफेस एरिया से नहीं निकालोगे, पहले एक छोटा सा एरिया लोगे, तो डीए लिया, इसका डायरेक्शन बनाओ। तो डीए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस अपवर्ड। तो ये हो गया परपेंडिकुलर सरफेस अपवर्ड। क्लियर? तो ये डीए वेक्टर हो गया और यहाँ पे बी वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो थीटा क्या है? पहली बात ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो अब इस छोटे से डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद डीए, दिस इज डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा? अब बी, तो ये बी जो है हमें परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो बी का कंपोनेंट बना लो ये वाला। तो बी का ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा, बी का ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा और इनटू डीए। तो देखो ये आ गया बी कॉस थीटा इंटू डीए, या फिर डीए का ये इसकी डायरेक्शन बना लो तो वो अपने आप सरफेस ऐसा आ जाएगा, ठीक, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आएगा डीए कॉस थीटा। तो चाहे तो डीए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट या बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक ही बात है। तो यहाँ पे बी डॉट डीए बन जाएगा ये डी फाई। अब टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब अगर सरफेस एरिया जो है, अगर सरफेस एरिया जो है कैसा हो? प्लेन हो, एक प्लेन सरफेस और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर प्लेन सरफेस हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तो इफ सरफेस इज प्लेन, जैसा कि ये दिख रहा है पूरा, है ना, सरफेस इज प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब बताओ फाई बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जब फाई ऐसा सरफेस है तो हर जगह थीटा ही बनेगा। देखो यहां पे डीए लोगे तब भी ये थीटा बनेगा, कहीं पे भी डीए ले लो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा ही बनेगा। मतलब मैं क्या कर सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीए वन प्लस देखना, मतलब ऐसे लिख दो, बी डॉट डीए वन प्लस बी डॉट डीए टू प्लस बी डॉट डीए थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी को बाहर कर लो, ठीक है, और डॉट डीए कर दो, सब अंदर क्या जाएगा? डीए वन प्लस डीए टू, वो डीए हो जाएगा। बी डॉट मतलब बी डॉट ए आ जाएगा, वो डीए वन प्लस डीए टू, वो तो सारे ऐड हो जाएंगे ना, डीए वन डीए टू सब एक ही डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी डॉट ए, ठीक, या फिर सीधा बराबर बी ए कॉस थीटा। ये हो गया फ्लक्स। इसकी यूनिट को हम लिखते हैं वेबर, शॉर्ट में वेबर लिखा जाता है, इसको वैसे आप लिख सकते हो। तो यूनिट पहले, चलो एक काम करते हैं, पहले केस फर्स्ट,
जो उसमें थे वही इसमें केस है। अब आप याद करो, अगर सरफेस जो है, देखो ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा पैरेलल टू इसके सरफेस हो जाए, तो फिर एरिया वेक्टर तो ये जाएगा, थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो फिर फ्लक्स क्या है, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, पैरेलल। और जब सरफेस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो फिर कितनी फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेंगी, क्रॉस इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगी नहीं, है ना, तो कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं होगा, फाई बराबर 0। चलो केस सेकंड कर लेते हैं। केस सेकंड में बेटा मान लेते हैं थीटा इक्वल 0। अब थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये है ना, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। मतलब कि जो सरफेस है और सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, या फिर सरफेस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, यही बात है। ठीक, तो थीटा बराबर हो गया 0, यहां पे 0 है। चलो तो फिर फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0। तो ये तो फाई मैक्स हो गया, फाई मैक्सिमम हो गया, है ना, फाई मैक्स बराबर बी ए, ये हो गया। चलो तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। मतलब ये कि सरफेस, अगर ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर ये सरफेस है और ये ऐसा है तो 0 होगा। ठीक, चलो तो आई थिंक क्लियर है। अब यूनिट देख लेते हैं। यूनिट होती है इसकी वेबर, मैंने लिख दिया है यहां पे पहले ही ऊपर, तो इसकी यूनिट है वेबर। अब वेबर से घबराना नहीं बिल्कुल भी, इसकी यूनिट वेबर आर्बिट्रेरी यूनिट है। फाई की यूनिट क्या होती है, वेबर। ठीक, अब चलो इक्वेशन देख, फाई बराबर क्या है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, बी की यूनिट क्या थी, इसकी एक और यूनिट देखते हैं, फाई की दूसरी यूनिट देखते हैं। तो बी की यूनिट थी, आपको याद होना चाहिए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, और इनटू एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की कोई यूनिट, मीटर से स्क्वायर खत्म, तो ये बचा तुम्हारा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई। क्लियर, किसकी, फ्लक्स की। इसी को बोलते हैं वेबर, इसी को बोलते हैं वेबर। क्लियर, अच्छा अब तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसी इक्वेशन को दोबारा यूज कर सकता हूं। देखो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, इससे मैं बी की यूनिट भी निकाल सकता हूं, तो बी बराबर फाई अपॉन ए कॉस थीटा। अब फाई की यूनिट ये नहीं लिखनी है, वेबर के फॉर्म में लिखनी है। तो फाई को अगर हम वेबर से लिख दें तो वेबर पर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर कॉस थीटा की कुछ नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, ये ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी बात है। ठीक, चलो अब देखो आगे। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, बेटा मान लेते हैं जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होता क्या है इसके बारे में सीखता है। मैं हमेशा शॉर्ट में लिखूंगा ईएमआई। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, होता क्या, डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक, तो चलो सीखते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो। तो पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स में बता रहा हूं, ऐसे कुछ डिस्कशन ऐसे करते हैं बेसिक। ठीक, तो मैंने माना कि ये एक लूप है, ठीक है, ये एक लूप है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, क्लोज्ड लूप है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो चलो ऐसा कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेकर, ठीक, चलो ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी मान लिया, ये भी मान लिया हमने कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, चलो, और इसकी रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, आर इसकी रेडियस है, बी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है इस तरीके से। चलो पहले तो इसका एरिया वेक्टर बताओ कहां होगा।
तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर ये ऐसे रखा है ना कॉइल ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर तो ये होगा, सही है, ये एरिया वेक्टर होगा। और फील्ड भी देखो उसी डायरेक्शन में है, मतलब थीटा क्या है 0, एरिया वेक्टर ये और मैग्नेटिक फील्ड ये। तो अभी फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है ना, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन लोग, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, या इसी डायग्राम को देखो, ध्यान से सुनना, मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना रहा हूं, आई थिंक ये समझ रहे होंगे आप लोग। मैं इसी डायग्राम को ऐसे बना देता हूं, क्या फर्क है इसमें। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, कहां है मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं मैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा इसका एरिया वेक्टर बताओ, तो एरिया वेक्टर तो ये है, इसका प्लेन है ना, सर्कुलर प्लेन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये एरिया वेक्टर हो गया, ये फील्ड हो गया, और ये देखो एंगल हो गया थीटा, ओके, ये सेंटर है इसका, ठीक। अब कह रहा है कि इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स लगा, पूरे में यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, ठीक। तो फाई बराबर ये होगा बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही है ना। अब मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं कि इस लूप का जो फ्लक्स है वो बदलूं, आई वॉन्ट टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, आई वॉन्ट टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या फाई पासिंग थ्रू लूप, इस लूप से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे चेंज करना है, मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं। तो मेरे पास फ्लक्स मुझे दिख रहा है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर, लूप का जो एरिया है उसके मैग्नीट्यूड पर, और दोनों वेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पर। इसका मतलब मैं इस फ्लक्स को, अगर ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तो मैं इस फ्लक्स को तीन तरीके से बदल सकता हूं, और तीन से भी ज्यादा, वो कॉमन सी बात है। मैं पहले क्या करूं, नंबर 1, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाय चेंजिंग बी, ठीक। अब बी को कैसे चेंज करें हम, अब सुनो ध्यान से, यहां पे बी देखो, मैंने क्या बोला, पूरे में यहां पे बी ही है, यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बी है, सब जगह बी है, क्लियर, सब जगह बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, देखो अभी बी है, फिर मैंने धीमे धीमे बी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि यहां बी है, यहां पे 2b है, यहां 3b है, नहीं, जो बी से मैं 2b कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से 2b तक कर रहा हूं, लेकिन कैसे, हर पूरे सरफेस पे किसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। मान लो बी है अभी, फिर होगी 1.1b, तो हर पॉइंट पे 1.1b, फिर होगी 1.2b, तो हर पॉइंट पे 1.2b, फिर 1.3b, तो हर पॉइंट पे 1.3, फिर फाइनली 2b हो जाएगी, तो हर जगह 2b हो जाएगी। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, बस डिफरेंस क्या है, वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, लेकिन है यूनिफॉर्म, किसी भी इंस्टेंट पे हर जगह सेम है, क्लियर। तो बाय चेंजिंग बी, दूसरी बात बोलो, अच्छा, बाय चेंजिंग बी कीपिंग ए एंड थीटा कांस्टेंट, एंड ए एंड थीटा कांस्टेंट, क्लियर। चलो, बाय चेंजिंग ए, मैं ए को, एरिया को बदल सकता हूं, जैसे आपने देखा होगा एक रिंग है, मैं उसको बढ़ाने, खींच के बढ़ा दूं, ऐसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को उंगली डाल के ऐसे खींच दो, ठीक है, तो एरिया को बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग ए, और बी एंड थीटा कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, बाय चेंजिंग थीटा ए एंड बी कांस्टेंट। अब जरूरी है क्या ए और बी कांस्टेंट रहे, ये सब बदल रहे तो बदल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक। बाकी तो कॉमन सेंस की बात है, ए और बी दोनों बदल दो, ए और बी दोनों बदल दो, थीटा भी बदल दो, तीनों बदल दो, क्या प्रॉब्लम है, ये बेसिक बात है, ठीक है, एंड सो ऑन, क्लियर। हमें उनसे मतलब नहीं, हमें तो बस इफेक्ट देखना, कौन कौन इफेक्ट आ सकता है, क्लियर। चलो, अब
बहुत ध्यान से देखो। तो जब भी मैं ये फ्लक्स चेंज करूंगा, जब भी किसी क्लोज्ड लूप से गुजरने वाले फ्लक्स मतलब फाई को आप चेंज करोगे, कैसे? इन तीनों में से किसी भी तरीके से, कैसे भी चेंज करो, तब, अब बहुत ध्यान सुनना, मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, ईएमआई की डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले तो इतना नोट करो और मैं ये मिटा रहा हूं सब, ठीक। अब देखो, मतलब ये हुआ, रिजल्ट ये निकला कि मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। मैं इस कॉइल से फ्लो होने वाले या पास होने वाले फ्लक्स को क्या कर सकता हूं? बदल सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। क्लियर? ओके। तो देखो, मैं अब समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं। फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। और इसके लिए मैं डायग्राम भी बना रहा हूं, वही वाला देखो। और ये है इसका एरिया ए, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड यही मान लेते हैं, ठीक है? ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, क्या फर्क पड़ता है, ठीक? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड। चलो, थीटा 0 है, बना रहना, सुखा हो गया, थीटा 0 बना रहना। अब देखो ध्यान से, वो कह रहा है, वो क्या बोलता है? देखो, एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट है, सब पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब पता चला। तो कह रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed loop, कॉमा, जब हम किसी क्लोज्ड लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं, चेंज करते हैं, एन induced EMF and hence an induced current, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, induced current starts flowing in the loop, in the same loop such that it opposes the change in flux. अब इन जो मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं, अब ये स्टेटमेंट लिखा है, अब मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करूंगा। इसको बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डेफिनेशन है ईएमआई, लिख लेना इसको, ठीक। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, देखो आपको पता है, मैंने बता चुका हूं ये मैं। ये बताओ, अगर हम किसी लूप में, मान लो ये एक लूप है, अगर मैं इस लूप में करंट फ्लो कर दूं, क्या फ्लो कर दूं? करंट। मैं इस लूप में करंट ऐसे ही फ्लो कर देता हूं, बैटरी जोड़ के करती, ठीक। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सीखा है हमने। तो मान लेते हैं कि चलो हमने ये करंट फ्लो कर दी, देखो ये ऐसे करंट फ्लो है, देखो ऐसे। तो अब बताओ, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बाहर नहीं, अंदर, यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? तो आएगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं पता हमें। वैसे मुझे पता है सेंटर पे कितना होता है, पता है, लेकिन हर पॉइंट पे थोड़ी पता है ना? हाँ, तो सेंटर पे होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R, जहां R रेडियस है, N नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर एक टर्न है तो म्यू नॉट I अपॉन 2R ये होता है। चलो, तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है I, तो यहां फील्ड कैसे आएगी? पहले करंट नहीं थी तो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन करंट अगर फ्लो कर दी हमने तो फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर से पास होने लगेगा, मतलब मैं बोलूंगा कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ठीक। पहले जब करंट नहीं थी तो फील्ड नहीं थी, तो फ्लक्स भी नहीं होगा, लेकिन करंट फ्लो हुई तो फील्ड आ गई तो फ्लक्स आ गया। तो अब फ्लक्स देखते हैं किस तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो चलो देखते हैं। तो क्या करें? कुछ नहीं, सीधा राइट हैंड से करंट को कर्ल कर दो, बस जो मैग्नेट जो थंब है वही बता देगा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड। इतना सिंपल होता है यहां पे निकालना, लूप के लिए निकालना, ठीक। वायर आयर से निकालना हो तो करंट, थंब को करंट की डायरेक्शन में करते हैं, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करते हैं, वही यहां पे भी किया है एक्चुअली मैंने, लेकिन ये और सिंपल होता है। कैसे? देखो ये लूप है, ये लूप है, अब यहां पे ये लूप है, यहां पे डीएल 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 बहुत सारे आएंगे। अब सबकी वजह से तुम फील्ड निकालो उसी रूल से, सेंटर पे निकालना है। तो यहां ये करंट है, यहां डीएल है, डीएल की डायरेक्शन देखो, डीएल अंदर जाएगा करंट,
तो ये करंट की जगह पे थंब हो गया, और फिंगर सेंटर की तरफ इंडिकेट करेंगे क्योंकि लूप ये है, देखो ऐसा। तो करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया, पॉइंट कर, फिंगर्स इंडिकेट कर रही है कहां, सेंटर की तरफ, नीचे, नीचे की तरफ आएगा फील्ड। अब किसी भी डीएल से निकाल लो, सबका फील्ड नीचे ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सीधा कुछ नहीं, लूप के लिए अकेला क्या करो, कर्ल करो फिंगर्स को, देखो ये करंट की डायरेक्शन कर लिया, नीचे आ गया, तो यहां फील्ड जो होगा वो किस तरफ आएगा, ऐसे आ जाएगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फील्ड आएगा, ठीक। मतलब फ्लक्स आ जाएगा कहां, ये नीचे की तरफ, देखो ऐसा। फ्लक्स में डायरेक्शन नहीं होती, बस मैं बता रहा हूं कि फील्ड अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो एक फ्लक्स एसोसिएट हो गया, बस इतना बोलना चाहता हूं, इस लूप से एक फ्लक्स एसोसिएट हो गया, ठीक। अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो, इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जैसे ये वाला लूप है, ठीक, यहां पे तो मैंने कोई करंट फ्लो नहीं की, ना कोई बैटरी जुड़ी है ना। अब अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यही तो बता रहा हूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तुम सोचोगे सर यहां करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई, ये किसी और की मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गए ना, किसी और बॉडी होगी, कोई करंट का नहीं, कोई लूप रखा होगा, वायर होगा, कुछ होगा, मैग्नेट होगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड है ये, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये, क्लियर। तो जैसे कि यहां तो करंट फ्लो कर दी तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये किसी और का मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है, और उसका जो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इस फील्ड को बदल रहा हूं, एक्चुअली में इस फील्ड की वजह से इसमें फ्लक्स एसोसिएट है, कितना फ्लक्स है, तो ये है फाई बराबर बी ए, कॉस तो जीरो है, फाई अभी फाई बराबर बी ए होगा, कॉस तो जीरो है। अच्छा अब देखो, अगर मैं यहां फील्ड को बढ़ाऊं या घटाऊं, मुझे क्या करना है, फ्लक्स बदलना है, मुझे फाई चेंज करना है। when magnetic flux passing through a closed loop is closed loop, when magnetic flux passing through a closed loop changes, फिर कॉमा है, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी लूप का चेंज होता है, तो देखो इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, बी। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, बी को बदल के, मैं मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहा हूं, ठीक। चलो कोई बात नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड को मैं बदल रहा हूं, बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, ये पता होना चाहिए। यही दो केस हैं, इसमें हर जगह आएंगे ये दो केस। अब मैं एक एक बता रहा हूं, देखो। तो केस फर्स्ट, इफ बी इज इंक्रीजिंग, ये बहुत जरूरी है, अगर बी क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, चलो भाई बी को बढ़ा रहे, अब बी है कहां, ऊपर, और ये बढ़ा रहे हैं, मतलब इस लूप का फ्लक्स बदल गया, ठीक, चेंज हो गया, बढ़ गया, ऐसे बोलेंगे बढ़ गया, ऊपर ये फ्लक्स है ना, ऐसा बी देखो ऊपर है, और बी को बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। अब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सपेरिमेंट है ये, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट, मतलब इसमें इस लूप में एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और एक करंट फ्लो होने लगेगी, जो अब देखो, अब इसकी करंट, जब इसमें खुद की करंट, ये इसकी खुद की करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं इसको। जब तुम बाहर से किसी और का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलोगे तो क्या होगा, इसका फ्लक्स बदलेगा, और इसका फ्लक्स बदलेगा तो इस कॉइल में, इस लूप में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी, मतलब एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, तभी तो करंट आएगी, ईएमएफ बैटरी चाहिए ना पहले, तो ईएमएफ डेवलप होगा जिससे करंट फ्लो होगी, और वो करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगी कि फ्लक्स के, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगी, और फ्लक्स अगर घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगी, फ्लक्स का अपोज करेगी, फ्लक्स का नहीं, फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी, दैट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। बढ़ता है अगर फ्लक्स इसका, तो इसकी करंट जो है वो बढ़ने वाले फ्लक्स के को घटाने की कोशिश करेगी, और अगर इसमें फ्लक्स घट रहा है तो जो करंट है इंड्यूस्ड वाली, वो अपनी करंट, हाँ वो करंट जो घटने वाला फ्लक्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, चेंज का अपोज करेगी, फ्लक्स के चेंज का। तो देखो अब यहां पे, अब ये करेगी कैसे, ये कैसे करेगी, मैंने क्या किया, यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, बहुत सिंपल है, सुनना, यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया तो इसका फ्लक्स बढ़ गया,
अब इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगी, वो इस बढ़ने वाले फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी। कैसे? क्योंकि ऐसे देखो, जो करंट इंड्यूस होगी ना, उसकी वजह से यहां एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मतलब इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो अगर ये फील्ड देखो ऊपर है और बढ़ रहा है, तो करंट जो है वो ऐसी फ्लो होगी कि उसका फील्ड नीचे की तरफ आए, मतलब उल्टा फील्ड आए, मतलब फ्लक्स डिक्रीज करे। क्लियर? तो देखो इसमें करंट कहां है, तो देखो ये फील्ड है एक्सटर्नल वाला और मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक? तो इस लूप में इंड्यूस्ड करंट आएगी ऐसी जिसका फील्ड इस बढ़ने वाले फील्ड का अपोज करेगा, क्योंकि इसी बढ़ने वाले फील्ड की वजह से ये फ्लक्स बढ़ रहा है। तो यहां फील्ड को उल्टा फील्ड प्रोड्यूस कर दी, ये करंट जो है वो बढ़ने वाले फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर देगी, तो कैंसिल हो जाएगा फील्ड। समझ में आई? तो इसका फील्ड कहां होना चाहिए? लूप में जो इंड्यूस्ड करंट है उसका फील्ड नीचे की तरफ। तो कैसे आएगा? उसमें करंट कैसे फ्लो होगी? कुछ नहीं, ये करंट है, ठीक? तो ये ऐसे करंट प्रोड्यूस होगी, मतलब कि ये होगी करंट प्रोड्यूस, ठीक? समझ गए? तो ये क्या है? ये इंड्यूस्ड करंट है, आई इंड्यूस्ड। तो आई इंड्यूस्ड की वजह से यहां फील्ड आएगा ऐसे। देखो ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये तो पता नहीं किसका फील्ड है, और ये बढ़ रहा है, तो इसने इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो कर ली अपने अंदर इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो कर ली और उसका फील्ड नीचे आ गया, मतलब बढ़ने वाले फील्ड का अपोज कर रहा है, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज कर रहा है। क्लियर? तो इंड्यूस्ड करंट, केस फर्स्ट हो गया, इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द इंक्रीजिंग फ्लक्स, ये इसका बता दिया मैंने, ठीक है? और डायरेक्शन कैसे दिख रहा है, ये तरीका लिख लेना इसमें पूरा। आप केस सेकंड देखो, इसी में इसका केस सेकंड क्या है? इफ बी इज डिक्रीजिंग, अगर यही देखो बी ऊपर है और ये डिक्रीज हो रहा होता, तो अभी फाई बराबर बी ए था, फाई बराबर फ्लक्स बी ए था, लेकिन अब बी कम होने लगा है, तो ऊपर ही डायरेक्शन यही है, लेकिन ये बी की वैल्यू कम हो रही, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है बी का, तो इसका फ्लक्स कम होगा, तो फिर इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स को बढ़ाएगी। अब वो कैसे बढ़ाएगी? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपना खुद का फील्ड प्रोड्यूस करके। तो मतलब ये डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो ये है ए वेक्टर और यही है बी वेक्टर, और अब इसमें करंट जाएगी कहां? इसमें ऐसी करंट जा रही थी, उल्टी जाएगी, ऐसे करंट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है, देखो इंड्यूस्ड करंट है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो नीचे, इसमें नीचे आना चाहिए था, क्योंकि फील्ड बढ़ रहा था तो डिक्रीज करना था। अब यहां इसका करंट का देखो, अब ये करंट ऐसे फ्लो, मतलब कर, तो ये ऊपर जाएगा। समझ गए ना? तो ये इंड्यूस्ड करंट, अभी इंड्यूस्ड करंट विल लिखोगे उसमें, इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द डिक्रीजिंग फ्लक्स, हाउ? सपोर्टिंग इट, बाय सपोर्टिंग इट। इसमें ये बी बढ़ रहा था, इंड्यूस्ड करंट ने उल्टा बी प्रोड्यूस कर दिया, इसमें भी घट रहा है, इंड्यूस्ड करंट इसी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, सपोर्ट करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है, तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो उस जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी की डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग है, तो इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड का, उल्टा फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। तो ये सिंपल है, सीधा कर्ल करके देखना है इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगी ये देखना है, ठीक? फील्ड पता करोगे और बहुत सिंपल है। आई थिंक ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो हुई है ये कितनी फ्लो होगी, और इंड्यूस यहां पे ईएमएफ आया होगा, ये किसी सर्किट में जब तक इंड्यूस करंट फ्लो नहीं हो, जब तक कि ईएमएफ ना हो या बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तो क्या होगा? सबसे पहले ईएमएफ आएगा और ईएमएफ के साथ ही करंट फ्लो हो जाएगी। तो कितना ईएमएफ आएगा, कितना करंट फ्लो होगी, ये हमें अब सीखना है। देखो बेटा, अभी हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है ये सीखा। कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। क्लियर? ओके। अब
कितना होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना फ्लो होता है, इंड्यूस्ड करंट कितनी फ्लो होती है, ये हमें अब सीखना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मैंने डायरेक्शन बताई आपको, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले एक बार और कुछ बातें सीखते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहां पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा, ठीक। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, कितना है, बी है, कांस्टेंट है, क्लियर। और यहां पर एक लूप है, ये एक लूप है, ठीक, जिसकी ये साइड है एल, ये भी है एल, और इस लूप को हम ऐसे लेके आ रहे हैं, देखो ऐसे इसके अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक। तो कह रहा है कि बताओ इसमें कब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो, और ये जो लेंथ है ये है 3L, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कितनी जगह में है, 3L जगह में है। अच्छा, और ये वाली जो लेंथ है, देखो ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये भी कह रहा है L है, ठीक। तो कह रहा है बताओ कितने टाइम से, और यहां पे t बराबर 0 पे ये डायग्राम हमें दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन विच द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दिस लूप। ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होगी, और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी ये भी हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको ले जाते हैं ऐसे, ठीक। अब सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे तो फील्ड है नहीं, यहां फील्ड 0 है। जब यहां फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। तो यहां से जब ये जाएगा तो अभी 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, फ्लक्स 0 रहेगा, मतलब फ्लक्स 0 है, मतलब कांस्टेंट है। तो ये 0 है। जैसे अब देखो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, एल डिस्टेंस, है ना। तो t बराबर v स्पीड से l डिस्टेंस कवर करना है इसको, और जैसे ही ये लाइन यहां पे आएगी उसके बाद क्या होगा, मतलब यहां पहुंचने में यहां तक इसको कितना टाइम लगेगा, तो t1 बराबर l अपॉन v, है ना। अरे l डिस्टेंस कवर करनी है v स्पीड से, तो l अपॉन v टाइम में यहां तक पहुंचेगा। तो यहां इतने टाइम तक, मतलब 0 टू l अपॉन v टाइम तक इस लूप में फ्लक्स 0 ही है, मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट दोनों 0 होंगे, ठीक। अच्छा, अब ये लूप यहां आ गया, देखना यहां पे ये चीज यहां आ गया। ये वाली साइड जो है इसको लिख देते हैं P Q R S। तो जैसे ही RS वाली लाइन जो है वो इस बाउंड्री पे आएगी, इसके बाद ये एंटर करने लगेगा अंदर, है ना। और एंटर करने लगेगा, देखो ये सिचुएशन हो जाएगी फिर ऐसे कुछ, है ना। जब तक ये एंटर करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी। मतलब अब देखो यहां तो नहीं है फील्ड, लेकिन यहां तो है ना, यहां तो है। तो अभी जैसे जैसे ये अंदर एंटर करेगा तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा, है ना। बी तो उतना ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, लेकिन इसका अंदर जो एरिया है वो बढ़ रहा है। ये एरिया से मतलब नहीं है, इस एरिया में तो फील्ड ही नहीं है। तो जैसे जैसे ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, फील्ड जिस एरिया से पास हो रहा है वो बढ़ता जाएगा, मतलब फ्लक्स बढ़ने लगा, ठीक। तो कब तक होगा ऐसा, जब तक कि ये यहां से, मतलब ये वाली जो P Q R S, मतलब स्टार्ट कब होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टार्ट होना, प्रोड्यूस होना, जब फ्लक्स चेंज होना शुरू होगा। वो तब होगा जब ये RS वाली लाइन इस बाउंड्री पे आएगी। और कब तक होगा, जब तक ये PQ वाली लाइन बाउंड्री पे नहीं आ जाएगी। मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, L। तो T2 बराबर देखो 0 टू L अपॉन V तो हो चुका है ना। अब T2 बराबर L अपॉन, ऐसे लिख देते हैं, देखो डेल्टा T1 बराबर 0 टू L अपॉन V, नो ईएमएफ नो करंट। अब देखो डेल्टा T2, इसको डेल्टा T2 बोल देते हैं, कौन सा, L अपॉन V टू L अपॉन V, स्टार्टिंग फ्रॉम T इक्वल 0, 2L डिस्टेंस कवर हो जाएगी। मतलब 0 टू L अपॉन V तक नो ईएमएफ, क्योंकि नो फ्लक्स चेंज। फिर L अपॉन B से L अपॉन V, 2L अपॉन V तक चेंज हुआ, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड करंट होगी। अब इंड्यूस्ड क्वेश्चन आता है कि जब ये यहां जा रहा है
तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां प्रोड्यूस होगी, ये मेन बात है। ऐसे फ्लो होगी या ऐसे फ्लो होगी? तो बिल्कुल सिंपल बात बताई थी मैंने। देखो ये जैसे जैसे अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि फील्ड तो अंदर है और एरिया बढ़ रहा है, तो इस मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर फील्ड है और फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट आएगी वो ऐसे फ्लो होगी कि वो अपना खुद का फील्ड कहां प्रोड्यूस करे, इसका उल्टा, मतलब कहां प्रोड्यूस करे, इसमें जो करंट होगी वो ऐसे होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट का फील्ड बाहर आएगा, और बाहर आएगा फील्ड, तो ये अंदर जो फील्ड है उसकी वजह से जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसका अपोज करेगा ये इसका खुद का फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट का फील्ड। मतलब जब ये यहां जा रहा होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ऐसे। ये है आई इंड्यूस्ड, ठीक, आई इंड्यूस्ड। अब अगर मुझे ये पता होता कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस तो होगी इसमें कुछ, और इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो मैं इंड्यूस्ड करंट आई निकाल लेता। आई इंड्यूस्ड बराबर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट बराबर ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक, ईएमएफ अपॉन टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। तो ये करंट ऐसे फ्लो होगी। अब देखो जब ये पूरा एंटर कर जाएगा, मतलब जब ये पीक्यू लाइन इस बाउंड्री पे आ जाएगी तो ये बात ऐसे बन जाएगा लूप, ठीक। अब देखो फिर ये अंदर चलेगा तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया। क्या क्या? ना तो इसका देखो एरिया बढ़ रहा है, पूरा एरिया अंदर रहेगा ना, फिर तो पूरा ही एरिया अंदर है, और बी भी वही है, तो बी भी वही कांस्टेंट हो गया, एरिया भी कांस्टेंट हो गया, और थीटा तो बदल नहीं, वैसे भी नहीं बदल रहा है। मतलब यहां से जब ये पीक्यू लाइन यहां एंटर कर जाएगी, वहां से आगे यहां तक, मतलब देखो इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, ठीक, यहां देखना, ये वाली सिचुएशन आ गई। इसके बाद यहां बनाना था, लेकिन पहले मैं इसके बाद वाली सिचुएशन बना रहा हूं, वो समझना ध्यान से। पहले ये कौन है, पी क्यू आर एस। तो जब ये यहां से यहां तक आया, नो ईएमएफ, फिर जब ये अंदर एंटर करने लगा और यहां तक, इस सिचुएशन तक ईएमएफ आया, और करंट कैसे फ्लो हुई, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक? जब तक कि ये आरएस वाली लाइन यहां पे नहीं आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये आरएस वाली लाइन बाहर चली जाएगी, मतलब एरिया कम होने लगेगा। कौन सा एरिया? वो एरिया जिसमें फील्ड है। तो ये जब यहां आएगा, यहां तक तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स में ही चेंज नहीं आएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा। क्लियर? तो यहां जीरो रहेगा पूरा। जैसे ये आरएस लाइन इस लाइन को क्रॉस करेगी, इसको क्रॉस करेगी, एरिया कम होने लगेगा। फील्ड नहीं कम हो रहा, एरिया कम हो रहा है। तो फिर से इस वाले पार्ट में जब ये यहां जा रहा होगा, ये यहां जा रहा होगा, तो अब क्या होगा? अब देखो, जब ये यहां था तो फ्लक्स जीरो था, बहुत जरूरी है। जब ये यहां था तो फ्लक्स जीरो था, फिर ये यहां अंदर एंटर किया तो यहां तक फ्लक्स बढ़ा, यहां तक फ्लक्स बढ़ा। अब देखो फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, ये फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। अब अगर ये फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है तो इसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आएगा, क्योंकि फ्लक्स जीरो, फ्लक्स में चेंज जीरो है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्स, और इसके बाद यही फ्लक्स रहेगा, बी इंटू ए यही रहेगा पूरा, ठीक। लेकिन जैसे ही इस सिचुएशन से आगे जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहां पे जो फ्लक्स है उसका कंपेयर आप यहां से नहीं करोगे। जो अगर जीरो के बाद फ्लक्स मैक्सिमम हो चुका है तो मैक्सिमम के बाद फिर डिक्रीज हो रहा है, देखो यहां से डिक्रीज होना शुरू होगा इसके कंपेयर में। तो यहां फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा तो क्या होगा, फिर से इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आते हैं जब फ्लक्स में चेंज होता है। तो यहां से जैसे ये इस सिचुएशन से बाहर गया, इस सिचुएशन से बाहर गया, फ्लक्स डिक्रीजिंग हो गया। किस वजह से? एरिया के कम होने की वजह से। फील्ड तो अभी भी वही है, लेकिन जिस एरिया में फील्ड है वो एरिया कम होता जा रहा है। यहां बाहर आ गया ना फील्ड से, देखो ये वाला, यहां तो फील्ड है नहीं। अच्छा, तो फिर यहां पे फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगी कि वो फ्लक्स को कम ना होने दे, मतलब उसका सपोर्ट करे। मतलब फील्ड जहां भी है इसकी, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे अंदर है ना फील्ड, तो ऐसे करंट होगी, देखो ये, ताकि थंब अंदर जाए तो करंट अंदर आ जाए। तो अभी देखो करंट की डायरेक्शन
बदल गई, ये है आई इंड्यूस्ड, क्लियर, क्लॉकवाइज हो गई करंट। तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगी करंट, और जैसे ही ये पूरा बाहर निकल जाएगा उसके बाद फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और फ्लक्स जीरो के बाद जीरो ही रहेगा, मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, तो फिर से करंट और ईएमएफ दोनों जीरो। एक्चुअली में इंड्यूस्ड करंट लिख लेना नोट में, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ तब तक ही प्रोड्यूस होते हैं जब तक कि फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू होता रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने फ्लक्स 0 से 10 कर दिया तो करंट फ्लो होते रहेगी, नहीं, 0 से 10 करके रोक दिया अगर तुमने 10 पे, तो फिर करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जब तक तुम 10 11 10 से कम करो, 0 से 10 10 से 0 0 से 10 10 से 0, तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। चलाना बंद मतलब फ्लक्स में चेंज होना बंद, ज्यादा हो गया हो या कम हो गया हो डजंट मैटर, चेंज चाहिए, ज्यादा हो तो कम करते जाओ, कम हो तो ज्यादा करते जाओ, तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो ये तो हमने सीख लिया, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह हमने सीख ली है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में, देखो इसी में हम और भी क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक, इसी में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते थे, तो अभी हम सीखेंगे, लेकिन मेन चीज, बेसिक चीज ये पता होना चाहिए कि करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक। अब हम ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कितने होते हैं ये सीखेंगे, ठीक। तो ये बताता हूं मैं, लिख लो इसको पहले तो। अब देखिए, तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, फैराडे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक लॉ दिया था। देखो फैराडेज लॉ क्या है, तो फैराडेज लॉ है ये, ठीक, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है बेटा, देखो लिखा हुआ है मैंने, आप इसको एक बार पढ़ें पहले तो बहुत अच्छे से। कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन कॉइल और लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी मैंने बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली में, ये लिखा हुआ है देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली में फ्लक्स क्या होता है 5, तो इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, d5/dt। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d5/dt के बराबर होता है, इतना सिंपल है ये। अब तुम सोचो कि ये कहां से आया, ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसको तुम्हें क्या करना है, हो जाएगा लेकिन जरूरत नहीं है इसको, ये रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट से किया गया है, इसको याद रखना है आपको, ठीक, ये रूल है। तो E बराबर माइनस d5/dt, ये हमें ध्यान रखना है, जहां फाई क्या है फ्लक्स और d5/dt क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और E क्या है, स्मॉल e लिख दिया मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। आप इसको बड़ा E भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे लिखना हो वैसे लिखो। तो चलो मैं ऐसे लिख लेंगे, ठीक, ये है कैपिटल E, ऐसे बड़ा वाला E, ठीक। चलो अब E बराबर माइनस d5/dt, बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें। चलो भैया, तो हमने क्या किया, एक कॉइल ले ली, अब हम पूरा अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक कॉइल ले ली जिसका रेडियस r है, रेडियस क्या है, r है, या रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, रेडियस स्मॉल r है, और इस लूप में रेजिस्टेंस, लूप किसका होता है, वायर का होता है, तो वायर में रेजिस्टेंस होता है। तो लेट कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, रेजिस्टेंस ऑफ लूप, ठीक। एरिया इसका A मान लो, रेडियस, हाँ रेडियस की भी जरूरत नहीं है, चलो एरिया A है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फील्ड है ना, ये इस फील्ड की वजह से किसी भी, देखो 3 तरीके होते हैं फ्लक्स को बदलने के, चेंज मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, या एरिया बदल दो, या एंगल बदल दो, ठीक। तो यहां पर किसी वजह से क्या हो रहा है, कुछ फ्लक्स में चेंज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है अभी, ठीक, चलो बाद में देखेंगे उसको। तो कह रहा है कि बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो होगी डेल्टा की टाइम में, ठीक। तो टू फाइंड बोलो, चेंज नहीं, टू फाइंड करंट फ्लोन,
ठीक, करंट फ्लो कौन सी, इंड्यूस्ड करंट। इसमें तो मैंने कोई करंट फ्लो नहीं की, लेकिन मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूं तो इंड्यूस्ड करंट आएगी। तो वो बताओ कितनी है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड चार्ज फ्लो। अब करंट फ्लो हो रही तो चार्ज फ्लो हो रहा होगा, है ना, चार्ज फ्लो इन डेल्टा टी टाइम, ठीक, डेल्टा टी टाइम इंटरवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो बात समझें, यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां पे कुछ भी चेंज हो रहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि 3 तरीके से हम इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स बदल सकते हैं। फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो बी बदल सकते हो, ए बदल सकते हो, थीटा बदल सकते हो। कैसे बदल रहे हैं फ्लक्स को मुझे नहीं पता, कुल मिला के फ्लक्स चेंज हो रहा है बस। अब देखो, तो कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, तो लोग बता दे रहे इंड्यूस्ड ईएमएफ, सबसे पहले बता देंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ फेराडे ने अभी तो बताया है, देखो ये लिखा फेराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर माइनस डी फाई बाय डी टी, खत्म। चलो डी फाई बाय डी टी। चलो अब देखो, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अब सुनना, करंट बताओ। चलो सेकंड पार्ट, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट आई बराबर, अब सबको पता होना चाहिए किसी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन रेजिस्टेंस, ई इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, यही तो करंट होता है, ठीक। चलो अभी इसका समझाएंगे और ये खत्म। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि उस लूप में इंड्यूस्ड करंट इन लूप आई बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि उस लूप में और कोई दूसरा ईएमएफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अलग से एक बैटरी जुड़ी हुई है कोई, समझ गया ना। मतलब यहां पर कंडीशन क्या है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी एटरी ना जुड़ी हो, सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो। मतलब कि ईएमएफ किस वजह से उस लूप में हो, सिर्फ फ्लक्स में चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो हो, बैटरी एटरी ना जुड़ी हो एक्स्ट्रा। अगर बैटरी जुड़ी होगी तो वो भी यहां पे नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ लेना पड़ेगा, है ना, हाँ, अपॉन रेजिस्टेंस। चलो ये हो गया। अब आई बराबर, ध्यान से सुनना, आई बराबर ई इंड्यूस्ड, ये लिखा है देखो, माइनस डी फाई बाय डी टी। ई इंड्यूस्ड की जगह पे माइनस डी फाई बाय डी टी, और नीचे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गई करंट, देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इंड्यूस्ड करंट हो गई सेकंड इक्वेशन। अब एक चीज और पूछी देखो उसने, चार्ज फ्लोन इन dt टाइम या डेल्टा टी टाइम, एक ही बात है। चलो डेल्टा टी टाइम कह रहा है, चार्ज फ्लोन बताओ, इंड्यूस्ड करंट बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। ये तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट तो बता दिए, इंड्यूस्ड करंट ये है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये। अब चार्ज रह गया, तो चार्ज के लिए क्या होता है, कुछ नहीं। अगर इसमें करंट, पहले चलो ये बताओ इसमें करंट कैसे फ्लो होगी। मान लेते हैं कि फ्लक्स बढ़ रहा है, फाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चलो अब बताओ इसमें करंट कहां फ्लो होगी, इतना तो सीख ही चुके हम लोग। तो इसमें करंट होगी, देखते हैं, तो पहले तो फील्ड अंदर है और इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से फील्ड अंदर है और फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इस फील्ड का अपोज करेगी, क्योंकि फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है उसको। तो वो तभी हो पाएगा जब ये अपनी खुद की फील्ड इस फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे, मतलब ये बाहर अंदर है तो बाहर प्रोड्यूस करे ऐसे, तो ये करंट ऐसे आएगा। ये है आई इंड्यूस्ड, ठीक, आई इंड्यूस्ड, और इस वायर में रेजिस्टेंस भी है और यहां एक ईएमएफ बन गया। एक्चुअली में ये पूरा वायर जो है वो एक बैटरी की, उसमें एक बैटरी बन जाती है, समझ गए ना। वो कैसे बन जाती है धीमे धीमे सीखेंगे हम लोग सब। तो आई बराबर ये होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होगा, ठीक। अब
चार्ज और चाहिए हमें, तो चलो यहां पे लिख देते हैं चार्ज फ्लोन। तो चार्ज फ्लोन हम जानते हैं। अब क्या करोगे, यहां पे क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, याद है ना। वो चार्ज फ्लोन किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो तो सिर्फ वो फॉर्मूला जो है I बराबर dq बाई dt, याद है ना। तो dq बराबर I dt, तो फिर टोटल चार्ज डेल्टा क्यू, इंटीग्रेशन dq का डेल्टा क्यू मान लेते हैं, बराबर इंटीग्रेशन I इंटू dt, और लिमिट टाइम की लिमिट, तो टाइम की लिमिट मान लो t1 से t2 टाइम तक देख रहे हो, ठीक। तो बराबर इंटीग्रेशन I को लिखो, I ये लिखा, तो ये माइनस 1/r, ये तो बाहर आ जाएगा, माइनस 1/r, ये तो कांस्टेंट है ना, अंदर बचेगा dy बाय dt, और इन देखो भाई dy बाय dt, और इनटू ये देखो dt, इनटू dt, क्लियर। ये देखो dt से dt खत्म, इसलिए मैंने लिमिट हटा दी अभी। इंटीग्रेशन I dt, I की वैल्यू ये लिखी है, मैंने लिख दिया, अंदर ये दोनों रहेंगे, रख दिया, इनटू dt, dt खत्म हो गया, मतलब डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, माइनस 1/r इंटू, अब डेल्टा डी फाइव, तो यहां लिमिट लोगे फाइव की, तो ये φ1 से φ2, मतलब क्या आ जाएगा, φ2 माइनस φ1, मतलब माइनस 1/r डेल्टा फाइव, ठीक। समझ में आ गई बात। मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ये लो φ2 माइनस φ1 या φ1 माइनस φ2, जो भी है वो डेल्टा फाइव हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 चेंज इन फ्लक्स। तो आप देख सकते हैं कि चार्ज फ्लोन जो है वो एक गिवन रेजिस्टेंस में, आर तो नहीं बदलेगा ना, गिवन रेजिस्टेंस में, अगर तुम कॉइल ना बदलो तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो चार्ज फ्लोन जो है वो सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये देखो, अगर मान लो यहां फील्ड बी है और मैं यहां पे फील्ड धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते 2b कर दूं, समझना ध्यान से, यहां फील्ड बी है तो फ्लक्स बताओ, b इंटू ए, ठीक, इसका एरिया ए है। अच्छा, अब मैंने फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते 2b कर दिया, तो फ्लक्स बताओ 2 टाइम्स b है ना। अब ये मैंने फ्लक्स चेंज किया तो करंट फ्लो हुई होगी, करंट फ्लो हुई होगी तो चार्ज फ्लो हुआ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने फील्ड को b से 2b करने में 10 मिनट का टाइम लिया, और एक बार मैंने यही काम करने में 20 मिनट का टाइम लिया, और एक बार मैंने यही काम करने में 30 मिनट का टाइम लिया, मतलब फ्लक्स में चेंज तो सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। बी से 2b ही कर रहा हूं मैं फील्ड, मतलब फ्लक्स ba से 2ba ही कर रहा हूं, लेकिन टाइम अलग अलग ले रहा हूं कुछ अलग अलग केस में। तो सारे केसेस में टाइम अलग हो या ज्यादा हो, फ्लक्स में चेंज तो वही है ना। तो डेल्टा फाई अगर सेम है तो चार्ज फ्लोन सेम होगा, मतलब तीनों केस में चाहे जितने तरीके से, चाहे जितने टाइम में आप फ्लक्स को चेंज करो, अगर चेंज इन फ्लक्स सेम है तो चार्ज सेम ही फ्लो होगा, लेकिन ये दोनों बदल जाएंगे, क्योंकि ये देखो डी फाई बाई डी टी पे भी डिपेंड करता है। मतलब जितना फास्ट फ्लक्स में चेंज होगा, टाइम जितना कम लगेगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, टाइम जितना कम लगेगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, करंट लेकिन साथ में आर पे भी डिपेंड करती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आर पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ साथ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। चार्ज अगर रेजिस्टेंस फिक्स्ड है तो सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। समझ में आया? मतलब कोई, अब देखो कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है, डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी करेगा, फिर आई निकालेगा, ऐसे ये आई रखेगा, फिर ये प्रूफ करेगा। क्या जरूरत है, क्यों करेंगे? सीधा फ्लक्स में, सीधा चार्ज फ्लोन डेल्टा क्यू बराबर चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, चार्ज फ्लोन बराबर डेल्टा फाई अपॉन आर, चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, बस इतना लिखना होता है, ठीक। अब समझो ध्यान से थोड़ा और, ये मैं मिटा रहा हूं, अब ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, लेकिन ये वैलिड तभी है, ये करंट का फॉर्मूला ये तभी, ये लिखना है, तीनों चीजें जो मैंने बताई हैं, कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है, बहुत जरूरी है ये वैलिड तभी है जब व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये ध्यान रखो। अब मैं इसका एक क्वेश्चन करके देखता हूं, दोनों केस, जब कोई सोर्स नहीं है और कोई सोर्स है। चलो देखो, तो क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ये एक रिंग है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 अपॉन पाई
स्क्वायर 5/पाई² सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। तो पहले तो एरिया बता दो, पाई इसका एरिया, रेडियस है 5/√पाई, ठीक। तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर करो, तो ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 2 पर 25 और नीचे पाई बचेगा और इंटू 10⁻² करोगे, लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻⁴, मतलब एरिया आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया, ठीक। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है इसका 10 ओम, क्लियर। अब सुनो बी कितना है? बी है, यूनिफॉर्म फील्ड है यहां पे, और यहां पे बी जो है यूनिफॉर्म तो है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, किस रेट से? तो dV/dt दिया है 2 टेस्ला पर सेकेंड, dV/dt, बी का होता है टेस्ला, टाइम का सेकेंड, 2 टेस्ला पर सेकेंड से फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब dV/dt पॉजिटिव है, फील्ड बढ़ रहा है 2 टेस्ला पर सेकेंड से, मतलब ये dV/dt पॉजिटिव होगा। अगर घट रहा होता तो नेगेटिव लिखते, माइनस, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन माइनस होना चाहिए क्योंकि डिक्रीजिंग है तो माइनस। अब देखो कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड करो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर क्या होता है? -dϕ/dt बराबर। अच्छा बेटा, इससे किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं फील्ड बी है, अंदर की तरफ है, ठीक, ये अंदर बी आएगी। चलो अब वो कह रहा है कि किसी इंस्टेंट पे अगर फील्ड बी है तो बताओ फ्लक्स कितना होगा इस इंस्टेंट पे? तो फाई बराबर बी है ना, कॉस थीटा। अब थीटा मैंने मान लिया कि इसका एरिया वेक्टर अंदर ही है, ये मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, पहले केस में मान सकते हो। अब देखना, इसका एरिया वेक्टर मैंने अंदर मान लिया, तो बी ए, देखो एरिया वेक्टर अंदर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो थीटा हो गया 0, तो कॉस 0, ठीक। इसको तुमने अगर 0 माना है, एरिया को कहां माना? अंदर मान लिया तुमने। क्यों मान लिया हमने? क्योंकि फील्ड भी अंदर है, बस इस वजह से। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखो क्यों? क्योंकि अगर मैं, देखो अभी मैंने एरिया वेक्टर क्या लिया इसका, देखना ये रूप था हमारा, एरिया वेक्टर अंदर है, ठीक। अब मैं कहूं कि मैंने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, देखो घुमा दिया, ये घुमा दिया, अब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि फील्ड तो अभी भी अंदर और एरिया वेक्टर ये आ गया, थीटा हो गया 90 डिग्री। अब मैंने 90 और घुमा दिया, अब बताओ, अब एरिया वेक्टर ये बाहर, क्योंकि पहले मैं अंदर मान चुका हूं तो अब ये बाहर मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि चाहे जैसा रख दो अंदर ही मान लो, ठीक। तो बाहर जब ये 180 डिग्री घूम के ऐसे आएगा तो अब मैं एरिया वेक्टर बाहर लूंगा इसको, इसका क्लियर? ओके चलो बेटा, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, अभी मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस क्वेश्चन में। तो ये है हमारा फाई किसी अभी इसी इंस्टेंट पे, क्लियर? चलो अब वो कह रहा है, देखो थीटा इधर नहीं बदल रहा है, इसमें सिर्फ फील्ड बदल रहे हैं, ठीक। तो चलो भाई, E बराबर हो गया -dϕ/dt बराबर -d/dt। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर तो ये लिखा है बी है, कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा, ठीक। तो फाई बराबर बी हो गया। अब ईएमएफ ई बराबर माइनस, यार इसमें से क्या कुछ कांस्टेंट है? हाँ, एरिया कांस्टेंट है, फील्ड बदल रहा है, तो ए को कर लिया बाहर, तो -a इंटू dV/dt, क्लियर, बराबर -a कितना है? देखो ये लिखा एरिया 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू dV/dt इज 2, ठीक। तो 25 दूनी 50, तो -50 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट क्या होती है? वोल्ट। माइनस आने से अपन को कोई मतलब नहीं है, क्लियर, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, ये किया करो ऐसे, तो ये कर दोगे तो कुछ नहीं, क्या आएगा? ये प्लस बचेगा, क्लियर, ये ध्यान रखो। अब ये ईएमएफ आ गया हमारा बेटा। अब देखो करंट, अब ईएमएफ आ गया तो करंट होती है ई बाई रेजिस्टेंस, तो ई कितना है? ई ये है 50 इंटू 10⁻⁴ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 10 ओम, बराबर 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ये करंट फ्लो हो रही है, कितने टाइम तक फ्लो होगी? ये कब तक फ्लो होगी करंट? जब तक तुम ये dV/dt रखोगे, जब तक ये फील्ड बदलती रहेगी किसी रेट से,
तब तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब देखो इसी का मैं सर्किट रिड्रॉ करके इसका थोड़ा और फील कराऊंगा आपको, तो ये मिटा दे रहा हूं, ठीक। सर्किट रिड्रॉ करते हैं मतलब इस पूरे लूप को एक इक्विवेलेंट बैटरी में विथ रेजिस्टेंस वो कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो करते हैं। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां फ्लो होगा, करंट कहां फ्लो होगी, पहले तो ये बताओ। तो करंट की डायरेक्शन बताओ पहले। तो फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैंने बोला था फील्ड बढ़ रहा है, तभी तो ये पॉजिटिव आया। अब फील्ड बढ़ रहा है, अंदर है फील्ड और बढ़ रहा है, तो इसकी करंट जो होगी वो फील्ड का अपोज करेगी। क्यों? क्योंकि उसको फ्लक्स का अपोज करना है, उसको फ्लक्स नहीं बढ़ने देना है। तो इसकी फील्ड बाहर आनी चाहिए, तो ऐसे करंट होगी, ये देखो बाहर, ठीक। तो करंट होगी ऐसे आई इंड्यूस्ड, ताकि इसका करंट का फील्ड बाहर आए और बढ़ते हुए फ्लक्स को ना बढ़ने दे वो। चलो तो अब मतलब ये करंट मतलब ऐसा हो गया, कुल मिला के ये हो गया कि ये लूप है, इसमें देखो ये जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस, अरे वही लूप का रेजिस्टेंस, इसी लूप का जो रेजिस्टेंस था वो मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। और यहां करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहां पे एक बैटरी जुड़ी होगी ऐसी, देखो ऐसे पोलैरिटी ध्यान रखना। करंट अगर ऐसे आ रही है तो बैटरी का पॉजिटिव यहीं तो होगा, तभी तो करंट निकलेगी यहां से और एंटर कर जाएगी यहां नेगेटिव में। तो अब इस सर्किट में करंट आई बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, आई बराबर ये क्या है, ई इंड्यूस्ड, ये ई इंड्यूस्ड है। अब यही मान लो एक और बैटरी जुड़ी होती 2 वोल्ट की, तो वो भी जोड़नी पड़ती है हमें, समझ गए ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई करंट इंड्यूस्ड ई अपॉन आर, खत्म, क्लियर। आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो हमसे कहे, देखो अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फील्ड को बदला है, मतलब फ्लक्स चेंज किया, कैसे, फील्ड को बदल के। अब देखो इसी का दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, समझना ध्यान से। ये मैं मिटा रहा हूं इसको। मान लो हमसे कहे कोई क्या कहेगा हमसे कोई कि यहां पे ये लूप है, इसमें ये 2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, नहीं 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, ठीक है, समझ गए। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। सुनना, बैटरी जुड़ी है पहले ही से, मतलब ये तुम्हें अलग से दिया है ई नॉट, ये बैटरी ही जुड़ाई मिली हमें। ये लूप है, इसका रेजिस्टेंस आर है, यहां फील्ड है, यहां पे क्या है, फील्ड है, ठीक। अच्छा फील्ड है बी, और बी कितना है, बी है तो यूनिफॉर्म, लेकिन डीवी बाई डी है, तो डीवी बाई डी बराबर है मान लो -10 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक। एससीबी में ऐसे क्वेश्चंस है करना। तो -10 टेस्ला पर सेकेंड है, और एरिया दिया है इस लूप का 1 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। चलो क्लियर। अब वो कह रहा है कि बताओ इसमें इसमें कितना करंट फ्लो होगा, कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट बता दो। चलो आई इंड्यूस्ड बता दे रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, तो पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इंड्यूस्ड वाला कैसे होता है, -d∅dt। बेटा अगर इसमें n टर्म्स हो तो फाई की जगह पे n से मल्टीप्लाई, जैसे फाई बराबर आप लिखते ना बी ए कॉस थीटा, ये तो एक लूप का है, अगर n टर्म्स हो तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये बात। तो d∅dt बराबर -d फाई की जगह बी ए कॉस थीटा में 0 ही है, कॉस 0, तो -d bA अपॉन dt। तो ई इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा माइनस ए को कर लो बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा dv बाय dt बराबर माइनस, बेटा अब देखना ए है 1 और dv बाय dt है -10, तो ये आ गया तुम्हारा 10 वोल्ट, ठीक। 10 वोल्ट का तो क्या आ गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो यहां पे अब इसका सर्किट रिड्रॉ करना है, तो देखो ऐसे नहीं होगा आपके, ऐसे ही बना दो। अब इसका सर्किट रिड्रॉ ऐसे होगा, ये बैटरी तो जैसी जुड़ी है वैसे ही जोड़ दो सबसे पहले, इसमें कोई चेंज नहीं। कितने की है, 5 वोल्ट की बैटरी, ऐसे ही जोड़ दो, रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं, वही जोड़ दो। अब इसमें पहले तो ये देखो, अभी आप करंट की भी डायरेक्शन, इसमें कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट बताओ, तो इंड्यूस्ड करंट तो ऐसे ही निकालते हैं,
ये हो गया आंसर। इंड्यूस्ड करंट निकालना है, मतलब इसमें कह रहा है इंड्यूस्ड करंट नहीं, कह रहा है फाइंड करंट इन लूप। फाइंड करंट इन लूप मतलब टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट भी होगी और ये बैटरी भी जुड़ी है, वो भी अपना करंट फ्लो प्रोड्यूस करेगी, तो टोटल करंट पूछ रहा है वो। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बैटरी तो ऐसे ही जोड़ दिया, इंड्यूस्ड करंट फ्लो किस तरफ होगी पहले ये देखो। इंड्यूस्ड करंट फ्लो किस तरफ कोशिश करेगी हो कि हम इस तरफ फ्लो हो। चलो देखते हैं। तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट के लिए फील्ड कहां है, अंदर। देखो फील्ड है अंदर और ये फील्ड डिक्रीजिंग है, फील्ड डिक्रीजिंग है। देखो dV बाई dt नेगेटिव है, मतलब फील्ड b टाइम के साथ घट रहा है। तो फील्ड अंदर है और घट रहा है, मतलब फ्लक्स घट रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट आनी चाहिए वो इस फील्ड का सपोर्ट करेगी, फील्ड का सपोर्ट करेगी, क्योंकि देखो करंट, इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स का अपोज करती है, फील्ड का नहीं। तो यहां फ्लक्स अंदर की तरफ फील्ड है, फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है करंट। अंदर की तरफ फील्ड है और ये फील्ड घट रही है, इसलिए फ्लक्स भी घट रहा है। तो करंट चाहेगी फ्लक्स ना घटे, मतलब करंट चाहेगी कि फील्ड ना घटे, मतलब बढ़े। तो ये सपोर्ट करेगी, अंदर ही अपना भी फील्ड अंदर प्रोड्यूस कर देगी ताकि फील्ड घट ना पाए और फ्लक्स भी ना घट पाए। तो अंदर फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, और करंट ऐसी फ्लो, ऐसी मतलब ऐसे करंट फ्लो होगी। कौन सी, इंड्यूस्ड, ऐसे चाहेगी होना, ठीक। अच्छा ऐसे करंट फ्लो होगी, इसका मतलब बैटरी कैसे बननी चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी। ये 10 वोल्ट की बैटरी कैसे बनानी चाहिए हमें, मुझे लगता है कि 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे बननी चाहिए, क्योंकि तभी तो यहां से ऐसे करंट जाएगी इंड्यूस्ड वाली। ये ध्यान रखना, ये अलग है। मतलब मैंने पोलैरिटी देखी ई इंड्यूस्ड वाली, ई इंड्यूस्ड यही होगा, ई इंड्यूस्ड जो है वो विथ ऑपोजिट पोलैरिटी आएगा इसके। देखो क्योंकि ये वाली बैटरी तो ऐसे करंट फ्लो करेगी और ये वाली बैटरी ऐसे करेगी, तो अपोजिट है दोनों का सेंस। तो इफेक्टिव कौन होगी, अब डोमिनेटिंग तो ये होगी, 10 वोल्ट की है ये, देखो है ना। तो कुल मिला के इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो ये 5 वोल्ट की है, बना दो, ठीक है। ये 10 वोल्ट की बनेगी, ठीक। 10 वोल्ट की बन गई, रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट हमारे हिसाब से ऐसे आनी चाहिए, क्योंकि ये इफेक्ट, सॉरी ये क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करंट ऐसे है ना, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे जाएगा। समझ गया सब लोग, ये है ई इंड्यूस्ड। अब इसका सर्किट, नेट करंट ऐसे फ्लो होगी, देखो जैसे हो रही थी वैसे ही होगी, क्लियर है, ये होगी फ्लो। अब इसका नेट तो 10 और 5 सीरीज में है, सीधे सीधे 5 वोल्ट बचेगा और पोलैरिटी इसकी आएगी, तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये कितना, 10 माइनस 5, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी होगी और ये करंट आई होगी, और ये आई कितनी होगी, अब तो निकाल ही लोगे, E अपॉन R, और R तुम्हें दिया है, ये कितना है, R कहां गया, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो ये 10 ओम था, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 10 रेजिस्टेंस, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, ठीक। तो इसमें यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो इसी में हम, ये मैं मिटा रहा हूं, तो बैटरी में कन्वर्ट करना हमें सीखना है सबसे पहले, समझ गए ना। वो इंड्यूस्ड करंट नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, टोटल करंट। इंड्यूस्ड करंट तो हमेशा E बाई R से ही आएगी, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो इंड्यूस्ड करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बैटरी अलग से जुड़ी है। तो कुछ अलग नेट करंट कुछ फ्लो होगी, वो मैंने निकाली थी इसमें। अब देखो कह रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक। कह रहा है कि ये एक लूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, मैंने बोला मतलब वो बदल भी नहीं रही। तो फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा होगा, किसी और तरीके से हो रहा होगा। तो ये एक रिंग है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे, क्लियर। मतलब रिंग कहां रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, बी कहां है, अंदर की तरफ। और ये जो रिंग है, बेटा ध्यान सुनना, ये रिंग जो है, ये कह रहा है कि रिंग इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर से होके जा रही है एक्सिस, डायमीटर के पैरेलल। कह रहा है कि रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, ऐसे देखो, ऐसे रोटेट करने के लिए
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ये रिंग। ठीक, तो कह रहा है बताओ, अच्छा आप ध्यान सुनना, B बराबर है 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 टेस्ला, कांस्टेंट है, और देखो ये फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बदल भी नहीं रही। चलो अब देखो हो गया ना, कैसे चेंज कर रहा है ये, फ्लक्स को कैसे चेंज कर रहा है, ना तो एरिया बदल रहा है इसका, ना फील्ड बदल रही, थीटा बदल रहा है। ठीक, ओके, चलो तो B बराबर ये हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर है 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, या 5 रेडियन पर सेकेंड ले लेते हैं। क्लियर? अब सुनो, कह रहा है कि t बराबर 0 है, अभी ये t बराबर ये 0 है, समझ गया ना, अभी t बराबर 0 है, तो कह रहा है फाइंड एवरेज EMF प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। समझ गया क्या पूछ रहा है, एवरेज इंड्यूस्ड EMF, एवरेज इंड्यूस्ड EMF वो लिख लेना। कह रहा है बताओ एवरेज कितना होगा फॉर टाइम इंटरवल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं, फॉर टाइम इंटरवल। अब एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें तो टाइम इंटरवल पता होना चाहिए कि कितने टाइम इंटरवल के लिए एवरेज निकालना है। तो कह रहा है कि पहला है t बराबर 0 टू t बराबर पाई बाई 2 ओमेगा। ठीक, अब यार ये पाई बाई 2 ओमेगा क्या होता है, चलो देख लेते हैं। अच्छा ये घूम रहा है, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, तो मैंने माना इसका टाइम पीरियड है t, टाइम पीरियड t बराबर सबको पता है यार, टाइम पीरियड t बराबर क्या होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा इसने कितना टाइम दिया है पाई बाई 2 ओमेगा। अच्छा मतलब ये है कितना t बाई 4 है, ये 4 से डिवाइड कर दो इधर, t बाई 4 बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, और ये 4 से डिवाइड तो 2 ओमेगा, देखो पाई बाई 2 ओमेगा हो गया ना। मतलब ये कितना टाइम है, 0 से कितना टाइम दिया उसने हमें पता है, एक चक्कर जितनी देर में घूमते ना कितना 360 डिग्री, उसका 1/4, मतलब कितना घूम पाएगा ये 90 डिग्री घूम पाएगा। ठीक, तो कह रहा है बताओ कितना क्या होगा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, बताओ बता देते एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो देखो, तो पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है माइनस d∅ बाय dt। लेकिन बेटा ये d∅ बाय dt तो इंस्टेंटेनियस है, ये तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए है, वो तो एवरेज पूछ रहा है। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, है ना, ये एवरेज आ जाएगा, और वो इंस्टेंटेनियस था। चलो तो इसका मतलब बराबर माइनस, अब डेल्टा फाई को क्या लिखोगे, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी मतलब t2 माइनस t1, सही है ना। चलो तो अब देखो ये डेल्टा फाई, φ2 माइनस φ1 कैसे निकाले, तो पहले φ1 निकाल लेते हैं। तो चलो फ्लक्स कौन सा, इनिशियल फ्लक्स, चलो इनिशियल फ्लक्स φ1 बराबर, मतलब इसी केस में अब देखो वही आ गया, मैंने बोला था अब एरिया वेक्टर कहां ले इसका। ठीक, तो एरिया वेक्टर मैं मान लेता हूं अंदर या बाहर, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो एरिया वेक्टर मैंने माना अंदर है, और फील्ड कहां है, बी कहां है, बी कहां है, वो भी अंदर है ना, बी भी अंदर है, तो थीटा हो गया 0। चलो तो φ1 बराबर बी ए कॉस 0, भाई सही है, बिल्कुल सही है, सही बात है, ना तो इसका बी बदल रहा है यहां पे और ना इसका एरिया बदल रहा है, थीटा बदल रहा है, तो मैं बदल दूंगा आपको, तो ये हो गया। अब चलो फाइनल फ्लक्स φ2 बराबर फिर से बी ए, अब देखो कितना घूम गया ये, तो कितना टाइम है पाई बाई 2 ओमेगा, ये होता है टाइम पीरियड का 1/4, मतलब यहां से ऐसा हो गया, मतलब इसका एरिया वेक्टर जो पहले अंदर था, देखो एरिया वेक्टर जो पहले अंदर था अब घूम के यहां हो गया, तो थीटा कितना बन गया, देखो ये एरिया वेक्टर हो गया और फील्ड अंदर हो गया, 90 डिग्री बन गया, है ना। और वैसे भी देख लो फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि ये सरफेस इसका और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, तो फाई बराबर बी ए कॉस 90 बराबर 0 हो गया ये तो, और ये आ गया कितना बी ए, तो ई एवरेज, तो ई एवरेज बराबर यहां रख दो, तो यहां उसी में डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, तो माइनस ये φ2 कितना है
फाई टू है 0 माइनस और ये वाला बी ए है, ठीक। चलो अपॉन डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। तो ये आ गया देखो माइनस और माइनस प्लस, मतलब बी ए और ये ओमेगा ऊपर जाएगा और अपॉन 2 पाई। आंसर। सेकेंड पार्ट, फ्रॉम, देखो इसी में टाइम बदल रहा हूं मैं, तो फ्रॉम टी बराबर 0 टू टी बराबर पाई बाई ओमेगा। अब पाई बाई ओमेगा कितना होगा तो यहां देख लेते हैं। चलो ये 2 पाई बाई ओमेगा है तो ये पाई बाई ओमेगा क्या होगा, टी नीचे, 2 नीचे आ जाएगा तो टी बाई 2। ये कितना सिंपल है, मतलब टाइम पीरियड का आधा, मतलब यहां से देखो यह एरिया वेक्टर अंदर था, ये पहली सिचुएशन है, टी बराबर 0, घूमा टाइम पीरियड का 1/4, फिर ये टाइम पीरियड का आधा, मतलब ये वाला टाइम हो गया, मतलब एरिया वेक्टर बाहर आ गया और फील्ड अंदर है तो थीटा 180 बन गया। मतलब यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, तो फाई 1 बराबर तो आएगा क्या, बी ए कॉस 0 बराबर बी ए, ठीक। और फाई 2 में क्या लिखेंगे हम, यहां पे फाई 1 लिख दिया और यहां पे लिख दे रहे फाई 2, तो फाई 2 बराबर हो जाएगा बी ए कॉस 180, मतलब कि माइनस का बी ए हो जाएगा, ठीक, माइनस बी ए। अब डेल्टा फाई वही एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ, तो ई एवरेज बराबर ई एवरेज बराबर बोलो, ई एवरेज बराबर हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई, पहले तो माइनस फाई 2 है माइनस बी ए, माइनस ये वाला माइनस और इनिशियल बी ए वो भी है बी ए, तो देखो और अपॉन डेल्टा टी है पाई बाई ओमेगा ये माइनस 0, तो ये क्या बचा 2ba माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ba अपॉन, तो ये हो जाएगा 2ba ओमेगा अपॉन पाई, ये आ गया तुम्हारा ई एवरेज, ठीक। अच्छा बेटा सबसे पहले तो हमने दोनों केस में एवरेज फ्लक्स में चेंज निकाला। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये और पूछ लेता कि बताओ अगर इसका रेजिस्टेंस R बराबर 10 ओम है, कितना है 10 ओम, इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो इसमें करंट फ्लो होगी तो चार्ज फ्लो होगा, तो कह रहे हैं बताओ चार्ज कितना फ्लो होगा, डेल्टा Q1 मतलब फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, तो डेल्टा Q1 का सीधा फॉर्मूला है डेल्टा फाई अपॉन आर, खत्म, मैग्नीट्यूड होगी, तो ये प्रूव करवा चुके, तो डेल्टा फाई अपॉन आर मतलब इस वाले फर्स्ट वाले केस में क्या आएगा ई एवरेज में, देखो ये बीए आया था तो ये आ जाएगा बीए अपॉन रेजिस्टेंस मतलब 10, आंसर। और सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस का है, और सेकंड केस में मतलब 0 से 180 डिग्री घूम गया था जब, तो सेकंड केस में अगर डेल्टा Q2 पूछे तो फिर वही डेल्टा फाई अपॉन आर, तो डेल्टा फाई था 2ba, ये लिखा है देखो 2ba, मैग्नीट्यूड चाहिए हमें सिर्फ 2ba अपॉन 10 मतलब ba अपॉन 5, ये कूलम आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये एक क्वेश्चन किया। आई थिंक आप लोग इस बात को जरूर समझे होंगे। तो विशेष बात क्या है वो समझना है आपको कि एवरेज अगर हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों इनिशियल और फाइनल फ्लक्स निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेल्टा फाई आ जाएगा और नीचे डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। अब वो अगर हमसे एवरेज चार्ज पूछे तो मतलब टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि चार्ज के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि चार्ज सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स पे, तो सीधा डेल्टा Q बराबर डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, क्लियर। अब देखो इसी में मैं एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको, एससीबी में ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखो कह रहा है कि ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक। इससे स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक ये स्क्वायर लूप रखा है, क्या रखा है स्क्वायर लूप, ठीक। तो अब देखो ये स्क्वायर, इसकी साइड है एल, कह रहा इससे गुजरने वाला, इस लूप से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बता दो, ठीक। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो क्या करोगे आप, कितना सिंपल है। सबसे पहले तो ये यहाँ पे फ्लक्स आएगा कहां से, किसी की मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे, तो इस वायर की वजह से यहाँ फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो कहां होगा, कहीं भी निकाल लो, हर जगह पे फील्ड की डायरेक्शन देखो, यहां पहले फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, तो ये थंब करंट की डायरेक्शन में जाएगा और पॉइंट फिंगर्स इन सारे किसी भी तरफ पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेंगे, अब परपेंडिकुलर, तो कहां जाएगा अंदर, तो यहां पे फील्ड अंदर है, इसकी वजह से अंदर ही फील्ड आएगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करें,
कुछ नहीं, सीधा यहां से चलो x डिस्टेंस पे, ठीक, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे गए, एक लाइन बनाई हमने ऐसे, और फिर चलो dx पे, अब एक और लाइन बनाओ, और ये जो छोटा सा स्ट्रिप बना, ये dx है, ये, ठीक, ये साइड है l और ये है dx। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतने छोटे से एलिमेंट से क्या निकाल रहा हूं, पहले फ्लक्स। तो देखो यहां से ये इक्वी डिस्टेंस है, पूरा स्ट्रिप जो है इस वायर से x डिस्टेंस पे है, मतलब इस पूरी स्ट्रिप के हर पॉइंट पे फील्ड B बराबर, तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम वायर। अब याद करो फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई x। अब ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा सर, और डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस। तो इस वायर की वजह से इस पूरी स्ट्रिप पे सेम फील्ड है, ये है ना। अब आगे फील्ड कम होगी, इसकी फील्ड आगे कम हो जाएगी, यहां पे ज्यादा हो जाएगी, आगे जाने की फील्ड वेरी कर रही है, इसलिए हम सीधा B इंटू ए नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं करना है कि B इंटू एरिया, B क्या लिखोगे, B तो हर जगह अलग अलग है ना, तो इसलिए हमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ऐसे बनानी पड़ी। ऐसे ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो फिर उसमें भी अलग अलग हो जाएगा फील्ड, इक्विडिस्टेंट स्ट्रिप बनानी थी, क्लियर। तो हमने पहले इसका फ्लक्स लिखा, तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, तो ये तो d फाई लिखते हैं, तो d फाई बराबर b, ये वाला b इंटू उसका एरिया dA और cos g। अब फिर वही बात आ गई, देखो cos में क्या ले, तो यहां पे फील्ड कहां है, अंदर, इसका इस स्ट्रिप का एरिया वेक्टर कहां होगा, इस स्ट्रिप के सरफेस के परपेंडिकुलर, वो भी अंदर ही मान लो, अंदर है, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos 0 तो बराबर b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई x और इंटू dA। अब इसका एरिया बोलो, इसका स्ट्रिप का, तो L इंटू dx, L इंटू dx हो गया। तो d फाई, अब ये फाई निकालना है, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I L, सब कुछ बाहर है, बचेगा क्या, 1 अपॉन x dx, ये इंटीग्रेशन, ठीक, ये नीचे x और ऊपर dx। लिमिट, x की लिमिट क्या लोगे, तो x की लिमिट देखो यहां से आएगी, a से, ये तो a है, ये तो देख ही रहा है, तो x की लिमिट यहां से यहां तक, तो ये है a और ये है l, तो a प्लस l तक, तो a से a प्लस l तक की लिमिट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाई बराबर म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, ये ln x आ जाएगा, तो ln x और लिमिट a टू a प्लस l। तो देखो फाइनली फाई बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एल, और ये हो जाएगा ln, देखो बेटा a प्लस एल अपॉन a, मतलब सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करोगे तो ये बचेगा 1 प्लस एल बाई ए। ये हमारा फ्लक्स का आंसर हो गया। आई थिंक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग समझ गए हो। ऐसे ही और क्वेश्चन हम तुम्हें दें तो वो तुम्हें दिमाग लगाना है, कैसे इंटीग्रेशन करके हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक। देखो कह रहा है कि ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक, इससे स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक ये स्क्वायर लूप रखा है, क्या रखा है, स्क्वायर लूप, ठीक। तो अब देखो ये स्क्वायर, इसकी साइड है एल, कह रहा इससे गुजरने वाला, इस लूप से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बता दो, ठीक, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो क्या करोगे आप, कितना सिंपल है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे फ्लक्स आएगा कहां से, किसी की मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे, तो इस वायर की वजह से यहां फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो कहां होगा, कहीं भी निकाल लो, हर जगह पे फील्ड की डायरेक्शन देखो, यहां पहले फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, तो ये थंब करंट की डायरेक्शन में जाएगा और पॉइंट फिंगर्स इन सारे किसी भी तरफ पॉइंट की तरफ इंडिकेट करेंगे, अब परपेंडिकुलर, तो कहां जाएगा, अंदर, तो यहां पे फील्ड अंदर है, इसकी वजह से अंदर ही फील्ड आएगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करें, कुछ नहीं, सीधा यहां से चलो x डिस्टेंस पे, ठीक, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे गए, एक लाइन बनाई हमने ऐसे, और फिर चलो dx पे, अब एक और लाइन बनाओ, और ये जो छोटा सा स्ट्रिप बना, ये dx है, ये
ठीक, ये साइड है L और ये है dx। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतने छोटे से एलिमेंट से क्या निकाल रहा हूं, पहले फ्लक्स। तो देखो यहां से ये इक्वी डिस्टेंस है, पूरा स्ट्रिप जो है इस वायर से x डिस्टेंस पे है, मतलब इस पूरी स्ट्रिप के हर पॉइंट पे फील्ड B बराबर, तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम वायर। अब याद करो फॉर्मूला, V बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई x। अब ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा सब, और डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस। तो इस वायर की वजह से इस पूरी स्ट्रिप पे सेम फील्ड है, ये है ना। अब आगे फील्ड कम होगी, इसकी फील्ड आगे कम हो जाएगी, यहां पे ज्यादा हो जाएगी, आगे जाने की फील्ड वेरी कर रही है, इसलिए हम सीधा B इंटू ए नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं करना है कि B इंटू एरिया, B क्या लिखोगे, B तो हर जगह अलग अलग है ना, तो इसलिए हमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ऐसे बनानी पड़ी। ऐसे ही क्यों, ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो फिर उसमें भी अलग अलग हो जाएगा, फिर इक्वी डिस्टेंट स्ट्रिप बनानी थी। क्लियर। तो हमने पहले इसका फ्लक्स लिखा, तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू स्ट्रिप, तो ये तो d फाई लिखते हैं, तो d फाई बराबर b, ये वाला b इंटू उसका एरिया dA और cos g। अब फिर वही बात आ गई, देखो cos में क्या ले, तो यहां पे फील्ड कहां है, अंदर, इसका इस स्ट्रिप का एरिया वेक्टर कहां होगा, इस स्ट्रिप के सरफेस के परपेंडिकुलर, वो भी अंदर ही मान लो, अंदर है। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos 0 तो बराबर b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई x और इंटू dA। अब इसका एरिया बोलो, इसका स्ट्रिप का, तो L इंटू dx, L इंटू dx हो गया। तो d फाई, अब ये फाई निकालना है, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I L, सब कुछ बाहर है, बचेगा क्या, 1 अपॉन x dx, ये इंटीग्रेशन। ठीक, ये नीचे x और ऊपर dx। लिमिट, x की लिमिट क्या लोगे, तो x की लिमिट देखो यहां से आएगी a से, ये तो a है, ये तो देख ही रहा है, तो x की लिमिट यहां से यहां तक, तो ये है a और ये है l, तो a प्लस l तक, तो a से a प्लस l तक की लिमिट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाई बराबर म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, ये ln x आ जाएगा, तो ln x और लिमिट a टू a प्लस l। तो देखो फाइनली फाई बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एल, और ये हो जाएगा ln, देखो बेटा a प्लस l अपॉन a, मतलब सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करोगे तो ये बचेगा 1 प्लस l बाई a। ये हमारा फ्लक्स का आंसर हो गया। आई थिंक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग समझ गए हो। ऐसे ही और क्वेश्चन हम तुम्हें दें तो वो तुम्हें दिमाग लगाना है, कैसे इंटीग्रेशन करके हम फ्लक्स निकालेंगे। ठीक।